हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMC IQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपके पेपर अच्छे जा रहे हैं और अच्छे तरीक़े से आप उनको कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपका जो पेपर है मैकेनिक्स वाला, जो यांत्रिकी वाला जो आपका पेपर है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। उसके मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है गति विज्ञान का, उसका पूरे उसके तीनों वीडियो है जो वो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और उसका कैटेनरी का जो वीडियो है उसका एक वीडियो बाकी है कैटेनरी का। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सेकंड चैप्टर की बात करने वाले हैं। जो गति विज्ञान का जो सेकंड चैप्टर है ना, कौन सा है सेकंड चैप्टर अपने पास? सरल रेखीय गति। इसकी आज हम बात करने वाले हैं। जो इसमें हमने बात की थी पहले, ये वाला जो सेकंड चैप्टर है इसकी मार्किंग देख लेते हैं एक बार हम। इससे एक 1.5 नंबर वाला क्वेश्चन भी आता है, 3 नंबर वाला भी आता है और एक 7.5 वाला भी क्वेश्चन आता है। मतलब टोटल 12 मार्क्स का चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें टोटल मिला के 15 एग्जाम्पल है, 15 या 14 एग्जाम्पल है। उनको मिला के टोटल कितने मार्क्स का चैप्टर है ये? 12 मार्क्स का। जो 1.5 मार्क्स में तो इसकी डेफिनेशंस आती है, जैसे सरल आवर्त गति की। मतलब सरल रेखीय गति में 2 टॉपिक है, जैसे एक सरल आवर्त गति है, इनकी डेफिनेशन आ जाती है, कभी आयाम की डेफिनेशन आ जाती है, कभी आवर्तकाल की डेफिनेशन आ जाती है। ऐसे ही 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जो एग्जाम्पल से आता है, जो छोटा क्वेश्चन होता है। और जो 7.5 में 7.5 नंबर का आता है वो भी किससे आता है? एग्जाम्पल से आता है। ठीक है ना। कुल मिला के ये चैप्टर करने से, मतलब ये सारे एग्जाम्पल करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा भी नहीं है। पूरी फिजिक्स है, मतलब जो टॉपिक हम 11th-12th में पढ़ते थे ना फिजिक्स के, उनसे रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो बहुत इजी चैप्टर है। बस आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि लॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग नहीं है। आपको थोड़ा समझना है। वीडियो दो की जगह 3 भी बन सकते हैं, इसका कोई कह नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं। लेकिन यदि आप समझ के करोगे तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। कंफर्म? कंप्लीट है? गॉट इट? ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं हमारा कि चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम है सरल रेखीय गति। क्या नाम है चैप्टर का? रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति। होता क्या है इसका मतलब? देखो, कुछ वर्ड इंग्लिश में बोल दूंगा मैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी वो बेनिफिट हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका जो फर्स्ट टॉपिक है। इसमें 2 टॉपिक है, इसमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारा सरल आवर्त गति। क्या है? सरल आवर्त गति। ठीक है ना। क्या टॉपिक है अपने पास? सरल आवर्त गति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं जिसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति। होता क्या है इसका मतलब? ये सारी डेफिनेशंस आपको PDF में मिल जाएगी। और सारी डेफिनेशन, इसमें जो डेफिनेशंस आएगी, ये जैसे टॉपिक लगाया मैंने सरल आवर्त गति, ये इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको PDF में मिल जाएगी। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। ठीक है ना। EMC IQ हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको PDF मिल जाएगी। और यदि आपके पास लिंक नहीं है, अभी आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को, तो आप उसको हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस पर जाके उसको उसमें आप ये PDF देख सकते हो। देखो, सरल आवर्त गति का मतलब क्या होता है? सरल आवर्त गति का मतलब होता है कि कोई भी एक कण है, कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है ना। यदि वो गति कर रहा है, जैसे इस डायरेक्शन में वो गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो क्या होता है कि सरल आवर्त गति में क्या होता है कि उस पार्टिकल का जो त्वरण है, क्या है? त्वरण। उस पार्टिकल का त्वरण या एक्सीलरेशन जिसको हम बोलते हैं, उस पार्टिकल का त्वरण या एक्सीलरेशन जैसे 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 इस बिंदु से दूरी स्टार्ट की उस पार्टिकल ने और इस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है, तो उस पार्टिकल का जो त्वरण है वो उस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, ये पार्टिकल का त्वरण भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब दूरी के क्या होता है? समानुपाती। जैसे जैसे यदि कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है, इसका मतलब क्या है? या कोई कण गति कर रहा है या इस प्रकार की गति कर रहा है कि उसका त्वरण उसकी दूरी के क्या हो? समानुपाती हो। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी एक निश्चित बिंदु से, तो उसका त्वरण भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की, जो इसकी डायरेक्शन रहेगी एक्सीलरेशन की या त्वरण की जो दिशा रहेगी, वो हमेशा किधर रहेगी? उस स्थिर बिंदु की ओर रहेगी। इस त्वरण जिसको हम त्वरण को किससे दर्शाते हैं? हम ए से दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। तो मतलब उसका जो त्वरण की दिशा रहेगी वो हमेशा किधर रहेगी? उस स्थिर बिंदु की ओर रहेगी। इस स्थिर बिंदु की ओर दिशा होने का मतलब क्या है? एक छोटा सा हम समझ लेते हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल दूर जाएगा तो त्वरण बढ़ेगा। तो त्वरण का मतलब होता क्या है कि उसकी जो वेग है, वेग में परिवर्तन। त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में
परिवर्तन। ठीक है, ये होता है त्वरण का मतलब। वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेग या तो बढ़ रहा है और या कम हो रहा है। दोनों चीज़ें हो सकती है ना, कि एक तो या तो बढ़ेगा या कम होगा। एक चीज़ तो ये हो सकती है। यदि कण मतलब पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और इसी डायरेक्शन में यदि त्वरण की दिशा होती तो हम क्या कहते हैं कि वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी वेग बढ़ रहा है। यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेग है, वो क्या बढ़ रहा है और गति बढ़ रही है। लेकिन त्वरण की दिशा क्या है, उसके जस्ट उल्टी है, विपरीत दिशा में। यानी जहाँ से पार्टिकल रवाना हुआ उस डायरेक्शन में उस त्वरण की दिशा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वेग में परिवर्तन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब वेग में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, सॉरी। वेग में परिवर्तन तो बढ़ रहा है लेकिन वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब क्या हो रहा है, कण की गति क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कण की गति क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस तरह की गति को हम क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है एक्यूरेट आपको मिल जाएगी। यदि आपने अभी समझ लिया है तो आपको डेफिनेशन बहुत ईजी लगेगी। और ये देखो, यदि ये इसकी त्वरण की डायरेक्शन इस साइड है तो वो पार्टिकल एक समय ऐसा आएगा जहाँ उसकी गति क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो कण क्या हो जाएगा, एक जगह रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इस मतलब क्या, इसको ही क्या कहते हैं हम, मतलब इसको हम अधिकतम दूरी कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं इसको, अधिकतम दूरी कह सकते हैं, या इसको या और क्या कह सकते हैं, चरम बिंदु। चरम बिंदु मतलब जहाँ पे वेग क्या हो जाता है, शून्य, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल आके क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। आई चीज़ समझ में। और इस दूरी से मतलब जहाँ से उस पार्टिकल ने मोशन करना स्टार्ट किया है, गति करना स्टार्ट किया है, और उस चरम बिंदु तक की दूरी को इस बिंदु से, स्थिर बिंदु से लगाकर चरम बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, आयाम। इस दूरी को हम क्या कहते हैं, आयाम। तो ये भी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एक चीज़ ये है और समझ में आया आपको। तो दो चीज़ें पढ़ी, एक तो सरल आवर्त गति की डेफिनेशन क्या होती है, और एक आयाम क्या होता है। एक और टर्म आती है इसमें, आवर्तकाल। ये इनकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। आवर्तकाल, आवर्तकाल को हम क्या कहते हैं, मतलब आवर्तकाल किसे कहते हैं। आवर्तकाल मतलब होता है कि जैसे सिंपल सा है कि आपने क्या किया, यहाँ से गति स्टार्ट की, ये मैंने एक रेखा बना दी आपके लिए। आपके पास एक बिंदु है, चरम बिंदु मैंने ए मान लिया, और इसको मैंने ए डैश मान लिया, और ये मेरा ओ हो गया, ये स्थिर बिंदु हो गया, इसको मैंने केंद्र मान लिया। आई चीज़ समझ में। तो जैसे मतलब पार्टिकल ने इस बार यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, गति यहाँ से प्रारंभ की, तो इस मतलब यहाँ से गति प्रारंभ करके वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, केंद्र पर जाएगा। केंद्र से इस वाले बिंदु की ओर जाएगा। ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये वाली और ये वाली। यहाँ से गति प्रारंभ करके वो स्थिर बिंदु की ओर गया, और स्थिर बिंदु से इस अंतिम बिंदु की ओर गया। वापस इस अंतिम बिंदु से वापस स्थिर बिंदु पे आया, और स्थिर बिंदु से वापस किस पर गया, वो इस ए बिंदु से जहाँ पे गति स्टार्ट की थी उसने, ठीक है ना। तो जहाँ से गति प्रारंभ करता है वापस उसी बिंदु तक आने में जो समय लगा, उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। आई चीज़ समझ में। मतलब ए बिंदु से स्टार्ट की हुई दूरी वापस पुनः ए तक पहुँचने में लगा समय क्या कहलाता है, हमारा आवर्तकाल कहलाता है। तो तीन डेफिनेशंस आपको याद रखनी है यहाँ पे। एक तो सरल आवर्त गति की याद रखनी है, सेकंड आपको याद रखनी है आयाम की, और थर्ड आपको याद रखनी है आवर्तकाल की। कंफर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है वो भी आप यहाँ पे देख ही लो। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2π डिवाइड बाई रूट म्यू। अब म्यू क्या होता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी आप केवल ये याद रखो कि आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2π डिवाइड बाई रूट म्यू। देखो, अब हमने क्या समझ लिया, वो सारी डेफिनेशन समझने के बाद हमने एक टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा कि सरल आवर्त गति के अधीन किसी कण की गति। मतलब सरल आवर्त कण के अधीन कोई गति, मतलब कोई कण गति करता है, मतलब मोशन करता है, तो क्या क्या फॉर्मूलेज यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं। देखो, हम डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं यहाँ से, इनको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, फिजिक्स है। ये पूरा चैप्टर किस पे डिपेंड करता है, फिजिक्स पे, और पूरी मैकेनिक्स की किताब ही फिजिक्स है, ठीक है ना। तो हमको एक एक चीज़ हमको अच्छे से पढ़नी है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हमको एक एक चीज़ बारीकी से पढ़नी है, जिससे आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं हो, और वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, और साथ साथ में नोट भी करते चलना है, ठीक है ना। देखो, टॉपिक क्या है हमारा, सरल आवर्त गति के अधीन किसी कण की गति। मतलब कोई कण गति कर रहा है, किसके अधीन कर रहा है, सरल आवर्त। मतलब ये इसमें जो रूल फॉलो होते हैं सरल आवर्त गति में, वो हमको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। मैंने एक स्थिर बिंदु ले लिया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बल केंद्र भी कह सकते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना,
उस स्थिर बिंदु को मैं बल केंद्र भी कह सकता हूँ या इसको स्थिर बिंदु भी बोल सकता हूँ। एक चीज़ तो ये हुई मेरे पास। जो ये अंतिम बिंदु होता है जहाँ पे क्या होता है, ये अंतिम बिंदु यानी जहाँ पे वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे त्वरण कम होता जाता है। मतलब त्वरण तो बढ़ता है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, जिससे कण यहाँ पे जाके स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, चरम बिंदु। इसको हम क्या बोलते हैं, चरम बिंदु। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि वेग क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो। वेग क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है। एक चीज़ और हमने पढ़ी, जहाँ से मतलब मैंने यहाँ से यदि माना कि यहाँ से गति स्टार्ट की स्थिर बिंदु से और मैं यहाँ तक गया इस चरम बिंदु तक, तो ये वाली जो यहाँ से लगाकर ये वाली जो डिस्टेंस है, यदि पूरी डिस्टेंस को मैं, पूरी डिस्टेंस क्या होती है, ये आयाम, और आयाम मतलब दूरी को यदि एक्स से डिनोट करूँ तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ए। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी अपने पास, ए। यानी आयाम को किससे डिनोट करते हैं हम, ए से डिनोट करते हैं। ए का मतलब उस स्थिर बिंदु से चरम बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, जिसको हम किससे और वो दूरी कितनी होती है, ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हमको फॉर्मूला जनरेट करना है। देखो फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे। मैंने मान लिया कि कोई कण है जो ओ बिंदु पर स्थिर है। अब वो गति स्टार्ट कर रहा है और उसने गति करते करते वो कहाँ पहुँचा, पी बिंदु पर पहुँचा। कोई एक बिंदु ले लिया मैंने पी, मतलब वो कहाँ पहुँचा, पी बिंदु पर पहुँचा। ओ बिंदु से पी बिंदु तक की दूरी क्या है अपन को नहीं पता, तो मैंने क्या मान ली, एक्स, कि उसने कितनी डिस्टेंस तय की, एक्स दूरी तय की। ठीक है ना। तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी मान ली मैंने, एक्स मान ली कि उसने कितनी दूरी तय की, एक्स दूरी तय की। तो देखो सरल आवर्त गति का रूल क्या कहता है कि जो त्वरण होता है, देखो त्वरण को कैसे लिख सकते हैं हम, d2x/dt²। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बिल्कुल। कि सबसे पहले तो देखो क्या आता है, dx/dt, मतलब क्या होता है, v वेग होता है। एक बार और dx/dt में का एक बार और अवकलन करेंगे, यानी d2x/dt²। उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है, यहाँ पे ए त्वरण नहीं है, सॉरी, मतलब ये वाला ए त्वरण नहीं है, ये आयाम को दर्शा रहा है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। आई बात समझ में। मतलब सरल आवर्त गति का रूल क्या कहता है कि जो त्वरण होता है वो किसके समानुपाती होता है, दूरी के समानुपाती होता है। यही कहा ना हमने अभी कि जो त्वरण होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे क्या बढ़ता है, त्वरण बढ़ता है। यानी जो त्वरण है वो किसके समानुपाती होता है, दूरी के। दूरी हमने क्या मान ली, एक्स। लेकिन एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि जो डायरेक्शन होती है वो ओ की ओर होती है, यानी स्थिर बिंदु की ओर होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में वो गति कर रहा होता है उसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में क्या होती है, उसकी दिशा होती है। मतलब वो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस भी आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आता है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो d2x/dt² तो मेरा एज इट इज़ है। इस सॉरी समानुपाती के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मैंने मान लिया म्यू, और ये मेरे साथ में क्या चल रहा है, एक्स। तो ये देखो, अब इस d2x/dt² को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ भी हमने पढ़ी है कि देखो d2x/dt² का मतलब होता है क्या, एक तरह से वेग में परिवर्तन, यानी dv/dt, यही होता है। अब देखो dv/dt को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, dv/dx और dx/dt। dv/dt को मैं ये टर्म में लिख रहा हूँ, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, dx का मल्टीप्लाई करा दिया। तो देखो वापस dx से dx कैंसिल हो जाएगा तो वापस यही आ जाएगा। तो मैंने ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करा दिया, dx का। तो dv/dx तो मेरा रहेगा एज इट इज़। dx/dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी दूरी में परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वेग। और ये तो चल ही रहा है dv/dx, यानी d2x/dt² को मैं क्या लिख सकता हूँ, v dv/dx। तो ये v dv/dx इक्वल में क्या चल रहा है, माइनस म्यू एक्स। तो यहाँ से देखो v dv एज इट इज़ रख लेंगे, इस dx को इधर भेज देंगे, माइनस म्यू एक्स dx। दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, समाकलन कर दूंगा। तो ये तो क्या आ गया, v²/2। v का समाकलन क्या होता है, v²/2। और इधर देखो माइनस चल रहा है, म्यू एज इट इज चल रहा है। x का समाकलन करेंगे तो x² हो जाएगा। और प्लस में क्या आ जाएगा, एक समाकलन नियतांक, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, c से। ये हमारे पास लास्ट स्टेप आई थी, क्या आई थी, v²/2 इक्वल टू माइनस म्यू x²/2 प्लस c। ये क्या है, हमारा समाकलन नियतांक। इसकी वैल्यू भी चाहिए हमको। तो देखो जब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि जब x बराबर क्या होता है, a होता है। a मतलब जब x कितनी, मतलब वो दूरी, कण कितनी दूरी तय कर लेता है स्थिर बिंदु से, a दूरी तय कर लेता है। a दूरी मतलब आयाम, a का मतलब क्या, आयाम पूरा तय कर लेता है, मतलब चरम बिंदु पर पहुंच जाता है। तब v क्या होता है हमारा, 0। ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा हमारे पास, v की जगह तो हम क्या लिख देंगे, 0, और x की जगह क्या लिख देंगे, a।
ये क्या, ये किस लिए लगाते हैं कंडीशन, हम सी का मान ज्ञात करने के लिए, समाकलन ये था, ऐसा बहुत किया है आपने पहले। तो ये वाली टर्म तो पूरी क्या हो जाएगी, जीरो। और इधर क्या आ जाएगा देखो, माइनस म्यू, एक्स की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, और प्लस में क्या चल रहा है, सी चल रहा है। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, पॉजिटिव हो जाएगा। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू। इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन में। तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस म्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस म्यू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 2 2, ये तीनों 2 तो कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, वी स्क्वायर इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, म्यू, अंदर क्या बच रहा है अपने पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का है तो इसको बाद में लिख दिया। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो रूट इसके ऊपर भी लग जाएगा और एक रूट किसके ऊपर लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो क्या आ गया अपने पास, v इक्वल टू रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ पे अंडर रूट लग जाता है वहाँ पे दोनों साइन लगते हैं, प्लस का भी लगता है और माइनस का भी लगता है, ठीक है ना। तो ये किस किस में संबंध आ गया हमारे, ये वेग और दूरी में संबंध आ गया, वेग और दूरी में संबंध। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें वेग दे रखा हो, दूरी फाइंड करना है, इससे संबंधित मतलब कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला। अब माइनस और प्लस कैसे यूज़ लेंगे वो अब हम देखेंगे। ये जो हमारे पास वेग का फॉर्मूला है, अब देखो फर्स्ट केस हमने क्या लगाया कि जब कण ए से ओ की ओर गति करता हो, मतलब वो कहाँ से कहाँ गति कर रहा है, मतलब जैसे हमने ये रेखा बनाई थी और ये हमने कौन सा बिंदु लिया था, स्थिर बिंदु, और ये हमने कौन सा बिंदु लिया था, चरम बिंदु। मतलब कण इस प्रकार गति करे, मतलब ए बिंदु से किधर गति करे, वो ओ बिंदु की ओर गति करे, इस डायरेक्शन में यदि गति करता है, मतलब अंतिम बिंदु से या चरम बिंदु से वो स्थिर बिंदु की ओर गति करता है, तो हम क्या लेंगे, v का फॉर्मूला, कि v इक्वल टू रूट म्यू और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, देखो अब ये किस में संबंध बता रहा है, वेग और दूरी में संबंध बता रहा है। तो बताओ यहाँ पे दूरी, मतलब जैसे हम ए से ओ की ओर गति करेंगे तो दूरी घट रही है या बढ़ रही है, घट रही है ना, क्योंकि हम एक्स किससे मेज़र करते हैं, एक्स हमारा मेज़र करने का जो मेज़रमेंट रहता है वो कहाँ से रहता है, एक्स मेज़र करते हैं हम ओ से, कहाँ से मेज़र करते हैं हम, ओ से। यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, मतलब प्लस का साइन लेंगे या माइनस का लेंगे, इसका देखो ये क्या बात कर रहे हैं हम, दूरी की बात कर रहे हैं। तो दूरी क्या है, मतलब ए से जब ओ की ओर गति करेंगे तो एक्स क्या होगा हमारा, घटेगा, क्योंकि एक्स कहाँ से मेजरमेंट करते हैं हम, ओ से। जहाँ जितना दूरी बढ़ते जाते हैं वो एक्स भी हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे हम ओ की ओर गति करेंगे तो एक्स हमारा क्या होगा, घटेगा, मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस। आई चीज़ समझ में। अब देखो वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी मतलब क्या होता है, दूरी में परिवर्तन, यानी डी एक्स अपॉन डी टी, और इक्वल में क्या चल रहा है, माइनस रूट म्यू और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक्स एक्स वालों को एक साइड कर लेंगे और डी टी को एक साइड भेज देंगे। तो ये डी टी को मैं इन्हें इधर भेज दिया तो क्या होगी, ये डी टी, और या आप इधर, मतलब मैंने डी टी को इधर भेज दिया, ये इधर ले लिया मैंने, अलग से ले लिया, मतलब डी टी को। इक्वल में क्या चल रहा है, माइनस रूट म्यू, और यहाँ पे क्या चल रहा है, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं किधर भेज दूंगा, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सॉरी 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 अपन क्या कर रहे हैं, देखो छोटी गलती हो गई, सॉरी, कि ये देखो डी एक्स को तो एज इट इज़ रखेंगे, इस वाली पूरी टर्म को कहाँ लेके आ जाएंगे अपन, इसके डिवाइड में। तो देखो क्या आ जाएगा, 1/√म्यू, और क्या हो गया, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी टी को मैं इधर भेज दूंगा, ये मेरा डी टी हो गया। क्या किया मैंने, इधर उधर भेज दिया, और फिर क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, समाकलन कर दिया। दोनों तरफ समाकलन करने पर देखो क्या मिलेगा, -1/√म्यू, तो मेरा क्या है, एज इट इज़ है। अब यहाँ पे देखो कौन सी टर्म चल रही है यहाँ पे, कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है, माइनस, ये माइनस, मतलब इस माइनस को आप अंदर भेज दो, कि माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल में चल रहा है अपने पास समाकलन डी टी। तो देखो 1/√म्यू तो मेरा एज इट इज़ है, माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हम समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कोस इनवर्स। ये किसका समाकलन होता है, मतलब इसका समाकलन क्या होता है, कोस इनवर्स, कोस इनवर्स एक्स डिवाइड बाई ए, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, ये तो क्या आ गया अपने पास, ए स्क्वायर, मतलब कि
ठीक है ना। तो ये तो इसका समाकलन हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का समाकलन क्या हो गया कोस इनवर्स एक्स बाई ए, और साथ में कोई समाकलन नियतांक आ जाएगा तो मैंने क्या मान लिया सी डैश, और इधर क्या चल रहा है हमारे पास टी चल रहा है। ठीक है ना। तो टी बराबर क्या हो गया 1/√μ कोस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी डैश। तो सी डैश का मान चाहिए हमको, तो कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जब, क्या कंडीशन लगाएंगे, जब टी बराबर ज़ीरो तो एक्स बराबर क्या होता है ए। मतलब कि गति कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो एक ध्यान से देखना कि गति हो रही है यहाँ से स्टार्ट, मतलब जब टी बराबर ज़ीरो होगा तो एक्स बराबर क्या है हमारे पास, एक्स क्या होती है ये वाली डिस्टेंस, मतलब एक्स बराबर क्या है उस टाइम आयाम, यानी एक्स बराबर ए। मतलब जहाँ जब तक गति प्रारंभ नहीं होगी वो दूरी कितनी रहेगी ए रहेगी। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है मैंने कि जब टी बराबर ज़ीरो तो एक्स बराबर ए। तो देखो क्या है 1/√μ कोस इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख देंगे ए डिवाइड बाई ए प्लस सी डैश इक्वल में टी कितना है जीरो। तो देखो कोस इनवर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, और कोस इनवर्स 1 कब आता है अपने पास, कोस मतलब जीरो पे आता है, थीटा बराबर जीरो पे, मतलब ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पे सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास जीरो। मतलब हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगी कि 1/√μ कोस इनवर्स एक्स बाई ए और बराबर में टी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये 1√μ उधर जाएगा तो क्या आएगा कि कोस इनवर्स एक्स डिवाइड बाई ए बराबर में क्या है √μ टी। ये कोस इनवर्स उधर जाएगा तो क्या आएगा एक्स डिवाइड बाई ए कोस √μ टी, और ये ए उधर जाएगा तो क्या आएगा एक्स बराबर ए कोस √μ टी। तो ये हमें एक और रिलेशन मिल गया एक्स बराबर ए कोस √μ टी। तो ये हमको एक रिलेशन मिल गया जब कण क्या हो ए से ओ की ओर गति करे, जब कण क्या हो ए से ओ की ओर गति करे। इसी प्रकार हमारा सेकंड केस क्या है कि जब कण क्या हो ओ से ए की ओर गति करता हो, मतलब कि स्थिर बिंदु से किसकी ओर गति कर रहा है चरम बिंदु की ओर, मतलब एक्स क्या हो रहा है हमारा बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है मतलब यहाँ हमेशा क्या लेंगे हम प्लस लेंगे। और इस कंडीशन में जो इक्वेशन बनती है लास्ट में जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरह से बनता है कि 1 वो कि वही चीज़ वही इसको dx/dt लगेंगे, उधर उधर भेजेंगे फिर समाकलन करेंगे। तो लास्ट में जो हमारे पास कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी कि समाकलन किसका किसका करेंगे dx/√a² माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dt। ये कि ये चीज़ बनेगी, बस यहाँ पे माइनस नहीं है, और माइनस नहीं है तो इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा साइन इनवर्स, बस इतना सा चेंज है। तो लास्ट में जाके जो हमको रिलेशन मिलने वाला है वो क्या है ए साइन √μ टी, मतलब जहाँ पे कोस था वहाँ अपन को क्या मिल जाएगा साइन। मतलब जब दूरी बढ़ेगी तो हमको रिलेशन क्या मिलेगा एक्स बराबर ए साइन √μ टी, जब दूरी घटेगी तो हमको क्या मिलेगा एक्स बराबर ए कोस √μ टी। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हमने रिलेशन पता किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे एग्जाम्पल सोल्व करना, तो हमें पता चलेगा कि रिलेशन कहाँ कैसे यूज़ लेने हैं हमको। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो क्या है कि एक कण असचम में गमन करता है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट असचम दे रखा है, आपको ऐसा नहीं दे रखा है कि सरल आवर्त गति करता है, ये केवल असचम भी दे सकते हैं। असचम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है असचम भी आ सकता है, केवल गमन करता है मतलब समझ गए, वो वाले रूल सारे यहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका ए वाला कि केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग महत्तम वेग का आधा होगा है, मतलब वो दूरी फाइंड करनी है हमें, केंद्र से कितनी दूरी पर हमको क्या ज्ञात करना है एक्स ज्ञात करना है, पर इसका वेग क्या होगा महत्तम वेग, जो अधिकतम जो वेग है उसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, वो हमको दूरी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो दूरी और वेग का संबंध क्या आता है कि v बराबर √μ √a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो यहाँ पे हमको प्लस माइनस का चक्कर है, हमको पता नहीं है कि किस तरफ दूरी तय हो रही है, ठीक है ना। या लेकिन इसमें एक चीज़, तो इसमें हमको प्लस माइनस का चक्कर नहीं रखना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे इस रूट को वापस इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा v² बराबर म्यू, और यहाँ पे क्या चल रहा है a² माइनस एक्स स्क्वायर। आई चीज़ समझ में। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि इसका वेग महत्तम वेग का आधा होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं महत्तम वेग कितना होता है, मतलब अधिकतम जो वेग होता है वो कितना होता है, तो वो हमको नहीं पढ़ना है, उसका एक मतलब छोटा सा डेरिवेशन है वो अभी हम नहीं पढ़ रहे। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो महत्तम वेग होता है वो होता है √μ इंटू ए। ये हमारा क्या होता है महत्तम वेग या अधिकतम वेग भी जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम इसको अधिकतम वेग। ये हमारा क्या हो गया अधिकतम वेग या मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गई हमारे पास √μ ए। इस मतलब कि हमने मान लिया कि माना x1 दूरी पर, क्या मान लिया हमने केंद्र से x1 दूरी पर जो वेग है कण का वेग है या वेग महत्तम वेग का
महत्तम वेग का आधा होता है, मतलब आधा होता है मतलब कितना हो जाएगा, v बराबर अंडर रूट म्यू a डिवाइड बाई 2। मतलब महत्तम वेग का आधा मतलब क्या हो जाएगा, रूट म्यू a डिवाइड बाई 2। और वो दूरी कितनी मान ली मैंने, x डैश या x1 कुछ भी मान सकते हो। तो अब देखो ये फॉर्मूला ये रहा हमारा, v की जगह क्या लिख दूंगा मैं, रूट म्यू a डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू मेरा एज इट इज़ है और ये a स्क्वायर एज इट इज़ है माइनस x की जगह क्या आ जाएगा, वो दूरी कितनी है x1 और उसका स्क्वायर। कोई दिक्कत है आपको, नहीं है। ये रूट म्यू का स्क्वायर करेंगे तो म्यू a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बराबर में क्या चल रहा है, म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये म्यू से म्यू मेरा कैंसिल हो गया तो बचा क्या, देखो a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ये इधर क्या चल रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी x1 का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, दूरी निकालनी है ना। तो देखो x1 स्क्वायर को तो इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये a स्क्वायर चल रहा है, इस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 को इधर लेके आ जाऊँगा तो माइनस का। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बचेगा। तो यहाँ से x1 क्या बचेगा मेरे पास, a डिवाइड बाई रूट 2। यही बचा मेरे पास कि x1 कितना बच गया अपने पास कि a डिवाइड बाई, एक छोटी सी गलती हो गई अपने यहाँ से, बिल्कुल हो गई है, आपने भी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, कितना आएगा 4। तो ये भी अपने पास क्या चल रहा है, 4 चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन ने स्क्वायर किया तो क्या आया अपने पास, 4 आया, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या आ गया, 4 आ गया ना। तो ये क्या चल रहा है अपने पास, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3a स्क्वायर बाई 2 बचेगा और फिर इसका ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बचेगा, रूट नहीं, ये क्या बचेगा, 3a डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4 a स्क्वायर बचेगा। तो अंडर रूट आ जाएगा 3 के ऊपर और ये 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे केवल क्या आएगा, मतलब आंसर आएगा रूट 3a डिवाइड बाई 2। मतलब इतनी दूरी पर जो वेग है वो क्या होता है, महत्तम वेग का आधा होता है। आधा मतलब डिवाइड में कितना होता है, 2 होता है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का ए वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो फर्स्ट का एग्जाम्पल, फर्स्ट का हमारा जो बी वाला क्वेश्चन है बहुत इजी है, समझ समझ के करो, सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। कि महत्तम विस्थापन के बिंदु से, महत्तम विस्थापन का मतलब क्या है, महत्तम विस्थापन मतलब आयाम, आयाम वाला बिंदु मतलब चरम बिंदु। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, चरम बिंदु, जो अधिकतम जो बिंदु होता है ना, मतलब ये जैसे ओ बिंदु है और ये हमारा ए बिंदु, तो ये हमारा क्या हो गया, चरम बिंदु या महत्तम विस्थापन वाला बिंदु के बिंदु से आधे आयाम के बराबर चलित दूरी। मतलब हमको चलना है, दूरी चलना है हमको, मोशन करना है पार्टिकल को, और कहाँ तक चलना, आधे आयाम के बराबर। मतलब स्थिर बिंदु और इस आयाम के बीच वाला जो बिंदु होता है, आधा आयाम मतलब पूरा आयाम को हम कितना दूरी मानते हैं, ए मानते हैं। तो आधा आयाम कितना हो जाएगा हमारा, ए डिवाइड बाई 2। मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, ए डिवाइड बाई 2। तो आधे आयाम के बराबर चली दूरी में लगा समय कितना है, हमको ज्ञात क्या करना है, ये इतनी दूरी चलने में कितना समय लगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमको x दे रखा है और t ज्ञात करना है। तो दूरी और समय में संबंध कौन दर्शाता है, हमने 2 रिलेशन पढ़े थे, 2 केस पढ़े थे। अब देखो यहाँ पे कौन सा केस लगाएंगे हम a से o की ओर गति कर रहे हैं, यानी आयाम से हम, मतलब आयाम वाले बिंदु से अधिकतम विस्थापन से हम स्थिर केंद्र की ओर या बल केंद्र की ओर गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन मिलता है हमको फर्स्ट वाला केस कि x बराबर a कोस रूट म्यू t, ये वाला हमको रिलेशन यहाँ पे मिलता है। तो x कितना है मेरा कि a डिवाइड बाई 2 बराबर में a कोस रूट म्यू t। तो यहाँ से a मेरा कैंसिल हो गया तो बचा क्या मेरे पास कि कोस म्यू t, मतलब रूट म्यू t इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास बचा। अब देखो हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं कि इस रूट म्यू टी को मैं एज इट इज़ रहने दूंगा और इस कोस को इधर भेजूंगा तो क्या आएगा, कोस इनवर्स 1 डिवाइड बाई 2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्यों क्या चाहिए, मुझे टी चाहिए, समय चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये रूट म्यू टी मेरा एज इट इज़ है, कोस इनवर्स 1/2, मतलब कोस में 1/2 वैल्यू किस एंगल पे होती है, 1/2 एंगल किस वैल्यू पे होते हैं हमारे पास, 60 डिग्री पर। किस पे होती है, 60 डिग्री पे। और 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, π/3। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, पाई डिवाइड बाई 3 और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट म्यू। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, टी की वैल्यू। और ये हमको क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो इस तरह से हमको क्या फाइंड करना है, समय फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में लगा समय। इसको हम एक और फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं मैं बताता हूँ। एक हम आवर्तकाल जानते हैं, क्या होता है हमारा आवर्तकाल, 2 पाई डिवाइड बाई रूट म्यू।
ये हम जानते हैं क्या होता है 2 पाई डिवाइड बाई रूट म्यू। तो एक चीज़ देखना कि ये टी तो मेरा एज इट इज़ है, सॉरी ये टी है ना, ये टी तो मेरा एज इट इज़ है। ऊपर नीचे में किस मतलब ऊपर किसका मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर नीचे 2 का, तो ये यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 2 पाई और नीचे क्या आ जाएगा 6 रूट म्यू, ये आएगा ना। तो इस 2 पाई डिवाइड बाई रूट म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल टी आवर्तकाल, तो ये आवर्तकाल और डिवाइड में क्या चल रहा है 6, तो मैं इस टी को इस तरह से भी लिख सकता हूँ टी डिवाइड बाई 6, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में भी आंसर ला सकता हूँ और ये वाला आंसर भी मेरे सही है। तो ये हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, सेकंड एग्जाम्पल है हमारा कि यदि किसी सरल रेखा में गतिमान किसी कण का टी समय पर जो विस्थापन है वो हमको दे रखा है, कितना दे रखा है कि x बराबर a कोस एन टी प्लस बी साइन एन टी से व्यक्त हो, तो हमको विस्थापन दे रखा है। तो सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध कीजिए कि कण की गति एसएचएम है, कि जो कण गति कर रहा है वो सरल आवर्त गति कर रहा है, ये हमको इसमें सिद्ध करना है। फिर हमको इसमें सिद्ध करना है जिसका आयाम ये है और जिसका आवर्तकाल ये, फिर उसका आयाम भी निकालना है, फिर उसका आवर्तकाल भी निकालना है। लेकिन पहले हमको क्या सिद्ध करना है कि गति कौन सी है, एसएचएम सरल आवर्त गति है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, दे क्या रखा है हमको x बराबर a कोस एन टी प्लस बी साइन एन टी, ठीक है ना। ये थीटा क्या है यहाँ पे एन टी और एन टी। देखो हमको क्या प्रूव करना है कि गति कौन सी है, एसएचएम में। तो एक चीज़ एसएचएम में हम क्या देखते हैं, त्वरण देखते हैं ना। तो आप x दे रखा है तो ऐसे आप त्वरण निकाल लो, पहला काम अपन यही करते हैं। त्वरण कैसे निकालेंगे, x का 2 बार अवकलन t के सापेक्ष, तो एक बार करेंगे तो क्या आएगा अपने पास dx डिवाइड बाई dt। तो देखो इसका करेंगे तो a तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, कोस का करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन एन टी और फिर एन टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा एन। ऐसे इसका करेंगे तो क्या आएगा अपने पास बी कांस्टेंट रहेगा, साइन का करेंगे तो कोस एन टी और मल्टीप्लाई में एन। एक बार और अवकलन करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते हैं त्वरण, ठीक है ना। और बराबर में क्या चल रहा है, देखो ए तो मेरा रहेगा एज इट इज़, साइन का देखो ये माइनस एन भी एज इट इज चल रहा है, ये माइनस एन एज इट इज, साइन का करेंगे तो क्या आएगा कोस एन टी और वापस एन टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा एन। ऐसा ही इसमें होगा कि बी और एन तो एज इट इज चल रहा है, कोस का करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन एन टी और वापस एन टी का करेंगे तो एन। कुल मिला के आना क्या है यहाँ से कि माइनस ए एन स्क्वायर कोस एन टी और प्लस और माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन टी। ये हमारे पास क्या आ गया, त्वरण आ गया। क्या आ गया हमारे पास, त्वरण। ये हमको किसकी वैल्यू मिली, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की। देखो ये तो मेरा एज इट इज़ है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉमन क्या ले सकता हूँ, माइनस एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या अंदर ए कोस एन टी प्लस बी साइन एन टी। तो देखो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर तो मेरा एज इट इज़ है, यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर एज इट इज़ है। ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये एक्स की। तो जो ये समीकरण मिला है, ये समीकरण किसका होता है, ये एस एच एम का समीकरण होता है। किसका किसका समीकरण होता है, ये एस एच एम का समीकरण। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये गति कौन सी गति कर रहा है, ये कण एस एच एम की गति कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, एक तो आवर्तकाल निकालना है और एक क्या निकालना है, आयाम निकालना है। तो सबसे पहले मैं आवर्तकाल निकाल देता हूँ। आवर्तकाल, आवर्तकाल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टी बराबर 2 पाई डिवाइड बाई रूट म्यू। क्या पढ़ा था हमने, 2 पाई डिवाइड बाई रूट म्यू। जो ये होता है ना, देखो ये एसएचएम का समीकरण कैसे होता है मैं आपको बताता। ये हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने क्या किया था, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर ऐसा लिखा था म्यू एक्स, याद है आपको, ये लिखा था ना हमने कि डी टू स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर म्यू एक्स। तो ये और माइनस म्यू एक्स, सॉरी, तो यही तो आ रहा है। उस यहाँ पे म्यू की जगह क्या आ रहा है, एन स्क्वायर आ रहा है। मतलब यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर। तो यहाँ पे जहाँ पे म्यू है वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एन स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर का अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पाई डिवाइड बाई एन। तो ये तो क्या निकल गया, आवर्तकाल। एक और चीज़ निकालनी है हमको, क्या निकालेंगे यहाँ पे, आयाम। आयाम कैसे निकालते हैं हम, कि आयाम कहाँ पे, देखो एक्स, आयाम मतलब क्या होता है, एक्स का वह मान, मतलब दूरी, एक्स का वह मान, वह मान जहाँ पर, मतलब जहाँ पर वेग क्या हो जाता है, जीरो। यही कहते हैं ना, एक्स का वह मान जहाँ पे वेग क्या हो जाता है, जीरो। क्योंकि हमको क्या पता है, एक्स पता है तो, लेकिन वहाँ से हमने वेग निकाला अभी, मतलब
dx/dt क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब आयाम मतलब जहाँ पे वेग जीरो होता है, क्योंकि वो अधिकतम बिंदु स्थिति मतलब जहाँ पे जैसे कण स्थिर बिंदु से गति करना स्टार्ट करता है ओ से, तो वो चरम बिंदु पर पहुँचने पर उसका वेग क्या हो जाता है, जीरो। तो मैंने वेग को किसके बराबर कर दिया, जीरो के बराबर। तो यहाँ से देखो dx/dt हमने अभी निकाला था, क्या आया था हमारे पास, देखो यहाँ से हमने dx/dt निकाला था, क्या आया था, देखो ये dx/dt है कि -an sin n t और प्लस bn cos n t, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। यहाँ से देखो यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास, दोनों को बराबर, इस माइनस वाले को उधर लेके जाऊँगा तो an sin n t बराबर में क्या हो जाएगा, bn cos n t। यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो क्या बचेगा, देखो a sin n t बराबर b cos n t। तो यहाँ से देखो cos को मैं इसके नीचे लेके आ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, tan n t हो जाएगा ना, sin अपॉन cos tan, और बराबर में क्या चल रहा है अपने पास, b डिवाइड बाई a। इस a को मैं इधर लेके चला गया। तो देखो हमने एंगल पढ़े, tan मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। मतलब देखो ये जैसे मेरा एंगल है थीटा, ये मतलब थीटा एंगल यहाँ पे क्या दे रखा है, एन टी। मतलब ये मेरा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, लंब, लंब कितना दे रखा है, बी, आधार कितना दे रखा है, ए। तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, ये होगा। तो हमको निकालना क्या है यहाँ पे, देखो एक्स मतलब मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, एक्स निकालना है। तो एक्स बराबर क्या दे रखा था मुझे, ए कोस एन टी प्लस बी साइन एन टी। ये मुझे क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो ये ए तो मेरा एज इट इज़ है, कोस की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, कोस बराबर क्या होता है हमारे पास कि आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना ए और कर्ण कितना है अपने पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे बी मेरा एज इट इज़ है, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है मेरे पास बी, और कर्ण क्या है मेरे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और देखो दोनों का एलसीएम क्या चल रहा है, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो ऊपर पूरी पावर कितनी चल रही है, वन, और नीचे क्या चल रहा है, रूट। तो रूट वन पावर को कैंसिल करेगा तो ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि रूट पावर का मतलब क्या होता है कि पावर कितनी है, 1/2, ठीक है। तो यही चाहिए हमको, ये क्या निकालना था हमको, आयाम। एक्स मतलब क्या होता है, एक्स हमको दे रखा है कि उसने कितनी दूरी, मतलब हमको क्या दे रखा है कि गतिमान किसी कण का टी समय विस्थापन दे रखा है। विस्थापन मतलब वही कितनी दूरी, तो हमने चेक कर, मतलब हमने कोस एन टी की वैल्यू निकली और बी साइन टी की वैल्यू निकली, तो ये हमको जो दूरी मिली है कौन सी दूरी है, आयाम मिल गया हमको। क्या मिल गया हमको, आयाम। तो इस तरह से हमको सेकेंड वाला एग्जाम्पल बहुत ईजी है, इसको सोल्व करना है। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आराम से समझना है आपको। यदि एक कण केंद्र O के दोनों ओर t आवर्तकाल की असचम करे, मतलब वो कौन सी गति कर रहा है, असचम यानी सरल आवर्त गति, और वह किसी बिंदु P, इस बिंदु की बात कर रहा है, ये बिंदु कौन सा है अपना P, जहाँ पे OP बराबर कितना दे रखा है हमको B, मतलब O से लगाकर P बिंदु तक की दूरी कितनी दे रखी है, B दे रखी है। में से OP की दिशा में वेग V से गुजरे तो सिद्ध कीजिए कि वह पुनः P पर t/पाई tan इनवर्स वी टी डिवाइड बाई 2πb समय के पश्चात लौटेगा। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है वो समझ लो पहले, कि कण की जो दिशा रहेगी वो किस तरफ रहेगी, कण की डायरेक्शन रहेगी एक की तरफ, ओपी की दिशा मतलब एक की तरफ रहेगी। कण कहाँ से गति स्टार्ट कर रहा है, मतलब गति की डायरेक्शन क्या है, वो एक की तरफ जा रहा है। ये चीज़ तो आ गई समझ में। एक चीज़ और इसमें समझने वाली कि इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि वो पी बिंदु से शुरू होकर कण गति करना स्टार्ट करता है और वो कहाँ तक पहुँचता है, ए बिंदु तक, और वापस ए से पी बिंदु पर तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक, पी से ए तक और ए से पी तक जाने में जो समय लगा टोटल, वो समय हमको ज्ञात करना है, वो समय हमको फाइंड करना है। एक से पी से ए तक गया और वापस ए से कहाँ तक आया, पी तक आया। तो ये जो समय लगा ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो एक जानते हैं हम, क्या चीज़ जानते हैं कि आयाम, और एक रिलेशन जानते हैं। क्या रिलेशन जानते हैं, वी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन हम जानते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 1 दे दो। आई चीज़ समझ में। अब देखो इसी रिलेशन में एक चेंज करूँगा मैं कि वी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस, अब ये जो एक्स है मतलब जो हमारी गति स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, जो गति स्टार्ट हो रही है वो हो रही है हमारी बी मतलब बी दूरी के बाद। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बी दूरी के बाद स्टार्ट हो रही है, क्योंकि पी बिंदु से वो गति स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारा,
बी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारी 2। ये तो इक्वेशन हम जानते ही, मतलब ये वाला फॉर्मूला तो हम जानते ही। अब इस वाले रिलेशन में क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है गति कहाँ से स्टार्ट करनी है आपको, पी बिंदु से, मतलब जो समय हमको नोट करना है ना, वो हमको कहाँ से करना है, पी बिंदु से नोट करना है। इसलिए हमने एक्स की जगह यहाँ पे क्या ले लिया, बी ले लिया। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, 2 हो गई। वापस हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ लेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। उन दोनों इक्वेशन को, सेकंड वाले इक्वेशन को रहने दो, वो बाद में यूज़ आएगी। इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, वी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होती है। वी, इस स्क्वायर को मैं इधर भेज दूंगा तो क्या आएगा, वी बराबर अंडर रूट म्यू, और ये क्या चल रहा है अपने पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी अंडर रूट लगेगा। इसको मैं किस रूप में लिख दूंगा, या तो आप यहाँ पे अंडर रूट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। v को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। v को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। बराबर में हमारे क्या चल रहा है, रूट म्यू, और इधर क्या चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी किस में, अंडर रूट में। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो समय को तो आप कर लो एक साइड, मतलब मैं इस डी टी को इस साइड लेके चला गया, और इस वाले पूरे फंक्शन को मैं डी एक्स के नीचे लेके आ गया, यानी 1 अपॉन रूट म्यू और डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमको समाकलन करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे लगेगी, क्या लगेगी, लिमिट, क्योंकि यहाँ पे हमको बता रखा है कि कहाँ से कहाँ तक का हमको समय नोट करना है। तो समय को तो मैंने मान लिया कि जहाँ से कण स्टार्ट कर रहा है वहाँ पे तो 0 टाइम था, और जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक कितना टाइम था, t1। तो ये तो हमारी हो गई समय की लिमिट। अब हमको डिस्टेंस की लिमिट तय करनी कि कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। देखो हम जहाँ कहाँ से कहाँ तक रहे कि ये हमारा स्थिर बिंदु है, और ये दूरी कौन सी है, p, और ये हमारा बिंदु है a। मतलब हम पहले स्टार्ट ही कहाँ से कर रहे हैं, हमेशा जो दूरी नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं, स्थिर केंद्र से। तो ये हम स्टार्ट ही कहाँ से कर रहे हैं, बी डिस्टेंस से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, कारण क्या, समय नापना। तो मतलब लिमिट स्टार्ट कहाँ से होगी, 20 से, और कहाँ तक जा रहे हैं हम, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ए, मतलब कहाँ तक जाएंगे हम, ए तक। मतलब हम बी डिस्टेंस से स्टार्ट होकर ए डिस्टेंस तक जाएंगे। तो ये वाला समय हमको नोट करना है। लेकिन ये वाला समय तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने का ही हुआ, वापस यहाँ से यहाँ तक आना भी है। तो उस जो भी टाइम आएगा हमारे पास लास्ट में, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये लिमिट भी आ गई हमारे पास। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, t1 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा कुल मिला के t1। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो 1 अपॉन रूट म्यू मेरा एज इट इज़ है। अब इसका समाकलन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, साइन आता है। तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाई ए, और लिमिट क्या चल रही है, 20 से लगाकर a तक। तो t1 इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू एज इट इज चल रहा है मेरा। साइन इनवर्स, एक बार तो क्या लिखूंगा, अपर लिमिट, यानी a डिवाइड बाई ए, माइनस साइन इनवर्स, फिर क्या क्या लिखूंगा, लोअर लिमिट लिखूंगा, यानी क्या आएगा, b डिवाइड बाई ए। कोई दिक्कत है। फिर क्या देखो, t1 इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू मेरा एज इट इज चल रहा है। साइन इनवर्स 1 आ जाएगा ना, ये कट के क्या आ जाएगा 1, मतलब 1 कब होती है वैल्यू साइन की, 90 पे होती है। 90 को हम क्या लिखते हैं, पाई डिवाइड बाई 2, माइनस ये कितना चल रहा है अपने पास, साइन इनवर्स b डिवाइड बाई ए। t1 इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू पाई डिवाइड बाई 2 माइनस साइन इनवर्स b बाई ए क्या होता है हमेशा, कोस इनवर्स b बाई ए। इसको आप ध्यान रखना कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, कोस इनवर्स, यानी क्या होता है कुल मिला के साइन इनवर्स थीटा, सॉरी साइन इनवर्स कुछ भी वैल्यू ले लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई डिवाइड बाई 2। यह आप ध्यान रखना। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा इसको, कोस इनवर्स b बाई ए। अब आगे क्या करेंगे हम कि इस रूट म्यू को तो मैं किधर, इसको आप इधर ही रहने दो। ये t1 मेरा एज इट इज चल रहा है, 1 अपॉन रूट म्यू मेरा एज इट इज चल रहा है। अब इस कोस इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वो हमको देखना है। तो देखो हम यहाँ पे एंगल बनाएंगे, देखो कोस के लिए b बाई ए क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है कुल मिला के, आधार है हमारे पास b, और कर्ण कितना है हमारे पास a, मतलब लंब कितना हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे आएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और वहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर द रूट। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे मुझे क्या लाना है, क्योंकि आंसर में क्या है चल रहा है, टेन इनवर्स चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लाऊंगा, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। देखो लंब क्या है अपने पास यहाँ पे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड में आधार क्या है अपने पास, b।
तो यहाँ पे मुझे कोस इन्वर्स की जगह क्या चाहिए था, टेन इन्वर्स, इसलिए मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पे की। ठीक है ना, तो T1 की ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे यूज़ लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, वी स्क्वायर समीकरण 2 से क्या थी, समीकरण 2 वी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो देखो क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू आ गई ना। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो देखो वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास कि T1 बराबर 1/√म्यू टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या चल रहा है, रूट तो मेरा एज इट इज़ है, और वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, वी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू, और डिवाइड में क्या चल रहा है, बी, डिवाइड में क्या चल रहा है अपने पास, बी। तो ये क्या चल रहा है मेरा, डिवाइड में बी चल रहा है। तो T1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/√म्यू टेन इनवर्स, और देखो v का स्क्वायर कैंसिल, मतलब रूट कैंसिल होगा तो v आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, तो मतलब क्या आ जाएगा, रूट u म्यू और b। ठीक है ना, तो ये तो क्या आ गया मेरे पास, T1 आ गया। क्या आ गया मेरे पास, T1। हमको क्या करना है, मतलब हम कहाँ से कहाँ तक गए थे, हम इस P बिंदु से A बिंदु तक का तो हमको समय निकल गया, लेकिन हमको A से वापस P तक आने का भी चाहिए। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से। तो T1 क्या आ जाएगा मेरे लिए, 1/√म्यू, इसको T मान लो दोनों को मिला के, कि टेन इनवर्स V/√म्यू बी, और मल्टीप्लाई में मतलब 2 कर दिया तो ऊपर क्या आ गया मेरे पास, 2। लेकिन ये इस फॉर्म में आंसर हमको नहीं पूछा है, हमको किस फॉर्म में पूछा है, कैपिटल टी की फॉर्म में। कैपिटल टी क्या होता है, देखो कैपिटल टी आवर्तकाल क्या होता है, 2 पाई डिवाइड बाई रूट म्यू होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 2/√म्यू पड़ा हुआ, तो यहाँ से 2/√म्यू की वैल्यू निकाल लो। 2/√म्यू बराबर, ये पाई कहाँ चला जाएगा, टी के डिवाइड में, यानी टी डिवाइड बाई पी। इसकी जगह हम टी डिवाइड बाई पाई भी लिख सकते हैं, यानी टी बराबर कैपिटल टी डिवाइड बाई पाई टेन इनवर्स वी अपॉन, अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, रूट म्यू चल रहा है, तो यहाँ से रूट म्यू के मतलब यहाँ से आप, तो अपने यहाँ पे क्या चल रहा है अपने पास, रूट म्यू, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, बी चल रहा है। देखो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मैं रूट म्यू की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, कि रूट म्यू को मैं इधर भेजूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 पाई, और डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास, टी, यही आएगा ना। मतलब इस रूट म्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई डिवाइड बाई टी। तो टी बराबर कैपिटल टी डिवाइड बाई पाई टेन इनवर्स इस वी, ये मतलब वी की जगह वी है, और इस रूट म्यू की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 पाई, और मल्टीप्लाई में क्या जा रहा है, ऊपर डिवाइड में टी, और ये नीचे क्या चल रहा है, बी। और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि कितना टाइम लगेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। जो हमारा 4th एग्जाम्पल है वो ये है कि एक कण दो केंद्रीय बलों के अधीन संतुलन की अवस्था में स्थित है। मतलब कोई एक पार्टिकल है जो दो बलों के अधीन संतुलन की अवस्था में स्थित है, मतलब दोनों तरफ से क्या है, मतलब यदि इधर फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो वो इसको संतुलित कर रहा है। कुल मिला के वो पार्टिकल क्या है, स्थिर है। तो मैंने मान लिया कि वो पार्टिकल कौन से बिंदु पर है, वो ओ बिंदु पर वो पार्टिकल स्थित है। इधर F1 फोर्स लग रहा है और इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, F2। अब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हो, ये ज़्यादा हो भी सकता है और ये मतलब ये उससे कम हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है, ये उससे कम हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को संतुलित कर रहे हैं, स्थिर रख रहे हैं। ये चीज़ आई समझ में। तो देखो पार्टिकल ज़्यादा कम हो सकता, मतलब ये फोर्स ज़्यादा कम हो सकते हैं, तो ये डिस्टेंस भी ज़्यादा कम हो सकती है, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो इस वाली डिस्टेंस को, मतलब ओ से लगाकर ए डैश वाली डिस्टेंस को मैंने ए डैश मान लिया, और ओ से लगाकर ए वाली जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है यहाँ पे कि एक कण दो केंद्रीय बलों के अधीन क्या है, संतुलन की अवस्था में। क्या है अपने पास, संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था। ठीक है, संतुलन की अवस्था होगी मतलब क्या होगा, कुल मिला के दोनों फोर्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। बराबर कर दिया मतलब संतुलन की अवस्था में हम क्या लिख सकते हैं कि F1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, F2 लिख सकते हैं। आई चीज़ समझ में कि दोनों की संतुलन की अवस्था है, मतलब मैंने क्या कर दिया, F1 इक्वल टू F2। F बराबर क्या होता है हम जानते हैं, F बराबर यहाँ पे एक चीज़ और हमको दी हुई है कि ये बल सीधे दूरी के क्या है, समानुपाती है। मतलब जो फोर्स है वो किसके पैरेलल है, या सॉरी किसके समानुपाती है, ये दूरी के। दूरी क्या है, ये ए है, तो मैंने क्या मान ली, या कुछ भी दूरी मान सकते हो आप, जैसे मैंने एक्स मान ली। तो ये समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, म्यू एक्स। ये जो तीव्रता आती है ना, ये जो कॉन्स्टेंट, ये नियतांक आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तीव्रता। तो एफ का
सूत्र क्या बन जाएगा यहाँ से, एफ बराबर म्यू एक्स। तो F1 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो F1 के लिए फॉर्मूला रहेगा, इस F1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ये बल सीधे दूरी के समानुपाती है और उनकी तीव्रता म्यू तथा म्यू डैश है। तो यदि दूरी आपने इधर ए डैश ली है तो इधर तीव्रता भी क्या ले लो, म्यू डैश और ए डैश बराबर F2 के लिए, सॉरी ये इसके लिए हो जाएगा ना अपने पास, तो म्यू इक्वल टू म्यू इंटू ए हो जाएगा, और F2 के लिए क्या हो जाएगा, म्यू डैश और ए डैश। ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, म्यू ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, म्यू डैश और ए डैश। ये इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट दे दी। तो अभी तक हमने 2 लाइंस का क्वेश्चन सोल्व किया है कि एक कण 2 केंद्रीय बलों के अधीन संतुलन की अवस्था में स्थित है और ये बल सीधे दूरी के क्या है, समानुपाती है और उनकी तीव्रताएं क्या है, म्यू तथा म्यू डैश है। अब हमको क्या फाइंड करना है कि यदि कण को बल केंद्रों में से एक की ओर थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अभी तो कण यहाँ पे क्या है, ओ बिंदु पर स्थिर है। अब कण को थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए, या तो इधर विस्थापित कर दिया जाए ए डैश की ओर, या ए की ओर विस्थापित कर दिया जाए थोड़ा सा, तो कुछ दूरी तक उसको मतलब सरका दिया जाए, आगे थोड़ा सरका दिया जाए, तो मतलब उसमें जो लगने वाला आवर्तकाल है, जो समय लगता है, उसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है या सिद्ध करना है कि क्या होगा, वो 2 पाई डिवाइड बाई रूट म्यू प्लस म्यू डैश होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो एक बार मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि ये अपना वही पार्टिकल पहले कहाँ था, अभी तो स्थिर है ओ पे है, ये बिंदु ले लिया मैंने ए, ये बिंदु ले लिया मैंने ए डैश, मैंने क्या किया, इसको विस्थापित कर दिया थोड़ा, पी बिंदु पर लेके आ गया, इस पार्टिकल को यहाँ से विस्थापित करके कहाँ लेके आ गया मैं, पी बिंदु पर। देखो अभी क्या है, पार्टिकल स्थिर है, क्या है, पार्टिकल स्थिर है, मतलब दोनों तरफ से क्या है, फोर्स ऐसा लग रहा है कि ये पार्टिकल कहीं इधर उधर जा नहीं सकता, लेकिन मुझे इधर यहाँ से इस बिंदु से यदि इस बिंदु पर लेके आना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा अलग से। ठीक है ना। तो मतलब इधर कौन सा फोर्स लगा हुआ है, F2, और इधर कौन सा फोर्स लगा हुआ है, F1। तो ये फोर्स इधर लग रहा है F2, ठीक है ना, लेकिन मुझे पार्टिकल को इधर लेके जाना है। मतलब मतलब मैंने डिसाइड किया कि मैं पार्टिकल को किस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा, ए पॉइंट की डायरेक्शन में लेके जाऊँगा। तो यदि देखो इस फोर्स के मैं विरुद्ध काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये फोर्स तो लग रहा है इधर, मतलब ये तो फोर्स तो इधर लग रहा है, और मैं पार्टिकल को कैसे लेके जा रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ, मतलब इस पार्टिकल को हम इधर लेके गए, इसलिए मतलब इस F2 के विपरीत काम किया, और मैंने मान लिया कि और पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या मान ली मैंने, एक्स मान ली। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे सब बल का ही खेल है, जो फोर्स हम यूज़ करें ना, बल बराबर होता क्या है, फोर्स बराबर एक्चुअल में होता क्या है, एम है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, क्या कहलाता है हमारा, फोर्स। तो देखो m तो रहेगा हमारा एज इट इज़, त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं, d2x/dt², कोई दिक्कत ही नहीं है, m तो मेरा एज इट इज़ है, a को मैं क्या लिख सकता हूँ, d2x/dt² इक्वल में। अब देखो ये f किस, मतलब ये f किसके लिए आया है, इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट जो बल है इसके लिए ये f आया है। तो नेट बल कितना लगेगा कि F1 माइनस F2, नेट बल कितना लगेगा पार्टिकल के ऊपर कि F1 कितना लग रहा है, उसमें से क्या माइनस कर दो, F2, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट बल। तो ये m मेरा एज इट इज़ है, d2x/dt² मेरा एज इट इज़ है। अब देखो F1 और F2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। इनकी वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, f बराबर हम जानते हैं m में होता है, तो हम बात कर रहे हैं F1 की, तो F1 के लिए भी m तो क्या रहेगा, m ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। a क्या रहेगा बताओ, F1 के लिए a क्या रहेगा, देखो F1 की बात कर रहे हैं हम, इस वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, तो बताओ इसकी ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये पूरी डिस्टेंस टोटल कितनी है, देखो ये हम तो हमारा एज इट इज़। अब बात करते हैं इस एक की, तो इस एक की जगह हमको क्या लिखना है, हमको इस फॉर्म में लिखना है, इस एक को किस फॉर्म में लिखना है, म्यू इंटू एक्स की फॉर्म में। तो देखो अब किसकी बात कर रहे हैं हम, F1 के लिए, तो F1 के लिए म्यू क्या है, म्यू से, तो ये मैंने म्यू लिख दिया। अब ए क्या डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ए एक्स है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है अपने पास, ए है। तो बताओ ये वाली इस पॉइंट से लगाकर इस ए बिंदु तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरे में से क्या माइनस कर देंगे, एक्स, मतलब ए माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास, ए माइनस एक्स। मतलब यहाँ पे हम वो वाली डिस्टेंस लिखेंगे, इस पॉइंट से जो इस पॉइंट की पी बिंदु की जो डिस्टेंस है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये लिखा हमने ए माइनस एक्स। ऐसे ही बात करते हैं हम F2 की, तो F2 के लिए भी m तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, और F2 के लिए हमने तीव्रता कौन सी लिखी, म्यू डैश। अब दूरी की बात करते हैं, डिस्टेंस कौन सी आएगी यहाँ पे, देखो ए डैश से लगाकर इस पी बिंदु की डिस्टेंस लिखनी है अपन को, तो ये ए डैश से लगाकर ओ बिंदु की डिस्टेंस कितनी मानी थी हमने, ए डैश, ये मतलब ऊपर आपको दिख जाएगा
ये देखो ए डैश, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है फिर ओ से लगाकर पी तक की, ये है अपने पास एक्स, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए डैश प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस आ जाएगी अपनी ए डैश प्लस एक्स। तो ये तो F1 की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई F2 की। इस तरह से हमको निकालना है। तो m d2x अपॉन dt स्क्वायर तो मेरा एज इट इज़ है। F1 की वैल्यू क्या आई m म्यू a माइनस एक्स और माइनस m म्यू डैश a डैश प्लस एक्स। अब इसको देखो m तो तीनों जगह से कैंसिल है, क्या बचा हमारे पास d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू म्यू a माइनस म्यू इंटू एक्स, क्या हो जाएगा म्यू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस म्यू डैश ए डैश और माइनस म्यू डैश एक्स। कैंसिल क्या हो रहा है यहाँ से देखो एक चीज़ कैंसिल हो जाएगी। हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि म्यू ए बराबर क्या होता है म्यू डैश और ए डैश, चूँकि म्यू ए बराबर क्या होता है म्यू डैश और ए डैश, तो ये दोनों टर्म क्या है सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, ठीक है, और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा म्यू प्लस म्यू डैश, ठीक है ना। तो ये किसका समीकरण हो गया हमारे पास, ये समीकरण है देखो d2x अपॉन dt स्क्वायर और x, ये हमारे समीकरण हो गया SHM का समीकरण। किसका समीकरण है SHM का समीकरण, यानी सरल आवर्त गति ये कण करता है। यदि इसको इस तरह कंडीशन में रखा जाता है तो कौन सी गति करता है, ये सरल आवर्त गति करता है। लेकिन हमको निकालना क्या है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तकाल बराबर क्या होता है 2 डिवाइड बाई रूट म्यू, ये होता है। देखो 2 तो मेरा एज इट इज़ है, यहाँ पे रूट मतलब म्यू की जगह म्यू नहीं होके क्या है यहाँ पे म्यू प्लस म्यू डैश। तो और ये हमको क्या करना था प्रूव करना था। तो इस तरह इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पहले एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। और अब जो बाकी के जो एग्जाम्पल है मतलब 5वां 6ठा और 7वां वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से हम उन एग्जाम्पल्स को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये जो टोटल इसमें 7 एग्जाम्पल है, आगे वापस 5-6 एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल आपको करना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है ना। क्योंकि हम इसमें बहुत कम चैप्टर पढ़ रहे हैं और उनको भी हम पूरा नहीं पढ़ेंगे तो हमारे दिक्कत हो जाएगी। तो वीडियो को शेयर करना है, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पहले भी मिला है, तो अभी भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना है। थैंक यू।